पहली बात ये है कि क्या समान नागरिक संहिता किसी राज्य के द्वारा बनाई जा सकती है? पहला प्रश्न ये है, क्योंकि अनुच्छेद 44 हमारा ये कहता है कि पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, पूरे देश के लिए कोई समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास केवल संसद के कानून से हो सकता है, किसी राज्य के कानून से नहीं हो सकता है। यद्यपि इसका मसौदा तैयार किया जा सकता है, मैं इससे सहमत हूँ। अब सवाल ये भी है कि समान नागरिक संहिता क्या लागू हो सकती है? तो उसमें बाधाएं, जो कानूनी बाधाएं हैं, उसकी बात अगर हम कर लें तो पहली बात तो ये कि पूरे देश में कोई राज्य लागू नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये कि राज्य जो है उसके व्यक्ति कानून जो है वो संसद के कानून है, शरीयत एक्ट संसद का है, और जो है उत्तराधिकार अधिनियम संसद का है, विवाह अधिनियम संसद का है। तो इसे संशोधित कैसे करेगा राज्य, ये दूसरी समस्या है। तीसरी बात ये है कि अगर एक राज्य में हम लागू कर देंगे तो यह एक प्रवासियों का राज्य है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या जो है दूसरे प्रदेशों में रह गई है, तो जिसे उल्लंघन करना होगा वो उस प्रदेश में जाके उल्लंघन कर देगा, वो जब वहाँ पर रहते ही है तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा कि जिसे उल्लंघन करना हुआ होगा जब तक पूरे देश में लागू नहीं होगी। हाँ, ऐसा कर नहीं सकते कानून के, संविधान के हिसाब से कि हम ये प्रावधान करते हैं कि हमारा निवासी जहाँ भी आएगा उस पर लागू होगा। ये प्रावधान हो नहीं सकता है कानून में, क्योंकि उसे निवास करने की स्वतंत्रता है, जाने की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद भारत विधि आयोग ने जो है अगर 2018 को एक विस्तृत रिपोर्ट दी, उसके एक पैरा नंबर 115 में ये लिखा गया कि नाइदर नेसेसरी नॉट डिसाइडेड, तो ये आवश्यक नहीं है, उन्होंने माना। अब क्यों माना, उसमें भी जो उन्होंने कारण दिए, उन्होंने एक अनुच्छेद 378 और छठी अनुसूची का कारण दिया कि छठी अनुसूची में विशेषाधिकार है बहुत सारे राज्यों को, 378 में बहुत सारे राज्यों को विशेषाधिकार है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों को विशेषाधिकार है। तो जब वहां लागू नहीं होगा तो वो अनुच्छेद 44 की मंशा तो लागू नहीं, पूरी नहीं हुई। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय उसमें ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में एक बात कही कि इसे समान नागरिक संहिता को ऐच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए मेरा मत ये है कि ऐच्छिक रूप से मसौदा तैयार किया जा सकता है, जो डेक्लेरेशन देगा वो जो है उस पर लागू हो जाएगी। तो ये पूरे देश के लिए हो सकता है मसौदा। और बाकी पर्सनल लॉ में जो विधि आयोग ने ये भी सुझाव दिया था कि पर्सनल लॉ में सुधार किया जाना चाहिए, तो वो सुधार किया जा सकता है। ये तो पहली बात। अब हम सुधार की बात करते हैं, सुझावों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात विवाह की आती है। विवाह में सबसे पहली बात मेरा मत ये है कि जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के समान हर एक विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि सारी धोखेबाजी समाप्त हो। क्योंकि सबसे पहले बड़ी धोखेबाजी विवाह छुपा के होती है। जितने भी 494 के अपराध होते हैं, किसी के 495 के अपराध होते हैं, 2-2 शादी कर रखते हैं, 4-4 शादी कर रखते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और विवाह का रजिस्ट्रेशन कितना ईजी होना चाहिए, जैसे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। ये उसने अपनी सूचना दी थी और वो रजिस्टर्ड हो गया, और वो पोर्टल पर आधार नंबर डाल के हर एक के लिए दर्शित होना चाहिए। मतलब पोर्टल पर वो आधार नंबर डाले उस व्यक्ति का, वधू का या वर का, और वो पता कर ले कि हाँ सर ये शादीशुदा है या नहीं है। और तलाक का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि तलाक का भी पता चल जाए तलाकशुदा है या नहीं है। तो ये सारी धोखेबाजी जो है इससे रुक जाएगी। दूसरा मेरा मत ये है कि विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, वो मैं बताऊंगा विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति विशेष परिस्थिति में होनी चाहिए, जो पुर्तगाल समान कोड है उसमें भी है ये प्रावधान, गोवा। अब क्यों होनी चाहिए? ये एक तो पहली शर्त होनी चाहिए कि वो मौजूदा पत्नी या पत्नियों की लिखित अनुमति, पहली पूर्व अनुमति। ऐसे नहीं है किसी से भी जब मर्जी जब शादी कर लेना, वो अनुमति होनी चाहिए। अब अनुमति कब होगी? अगर मौजूदा पत्नी विवाद या मानसिक स्थिति के चलते या बीमारी के चलते अनुमति देने की स्थिति में नहीं है, तो संबंधित न्यायालय, जो सक्षम न्यायालय है, उससे अनुमति ली जानी चाहिए।
जो है शादी कर लो, नहीं तो वो इधर आकर से निकालने की कोशिश करता है, जलाने की घटनाएं होती हैं, अपराधों की घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाएं नहीं होंगी अपराधों में होती। पत्नी की संतान उत्पत्ति व लालन पालन की इच्छा नहीं है पति की है, तो आप क्या हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अब एक जो सामाजिक परिस्थिति है वो ये है कि सभी विवाह की इच्छा रखने वाली महिलाओं को विवाह सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये अनुमति ना दे दें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं विकलांग हैं। अब एक व्यक्ति जो खाता पीता है, ये कमाने वाला है, वो विकलांग से एक शादी क्यों करेगा? लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी कि वो दो शादी करने की स्थिति में हो तो विकलांग से भी शादी कर लेगा। कम सुंदर या सुंदर ना दिखने वाली महिला जिसे कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे भी शादी कर लेगा। अधिक आयु वाली से भी शादी कर लेगा, विधवाओं से भी शादी कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प रहेगा। इसके अलावा व्यभिचार या वैश्यावृत्ति समाज से खत्म करने के लिए भी एक ये जो है जरूरी है कि उसकी उनकी शारीरिक जरूरतें दोनों जो है पूरी होती रहेंगी, तो इसका जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये स्थिति जो है हो सकती है कि ये विवाह के मामले में ये एक से अधिक शादी की अनुमति दे दी जाए, लेकिन साथ में मेरा मत ये भी है समान अगर व्यवहार ना करे, समान व्यवहार ना करे तो पीड़ित पत्नी के विरुद्ध उसे क्रूरता माना जाए और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता मानते हुए उसे घरेलू हिंसा अधिनियम का, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम का जो है उपचार दिया जाए। ये मेरा विवाह के संबंध में सुझाव है। दूसरा, तलाक के संबंध में सुझाव ये है सभी तलाकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। जो भी तलाक ले उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए, चाहे अदालत में हो चाहे अदालत के बाहर हो, अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि पता ये चले कि ये सिर्फ पैकेट है या सिर्फ पैकेट नहीं है। नहीं तो वो कहता था तलाक ले ही नहीं और वो सारी हरकतें होती रहती हैं। दूसरा ये कि सहमति से तलाक के मामलों में न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जब सहमति से आप दे रहे हैं तो न्यायालय जाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब विवाह हमने जो है न्यायालय के बाहर किया है और तलाक भी सहमति से हो रहा है, दोनों पक्ष सहमत हैं, तो न्यायालय में हम 7 साल 2 साल 3 साल क्यों लगाएं? कोई डिस्प्यूट ही नहीं है वहां तो उसमें, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। जब सहमति हो गई उसने रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया, उसमें रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ तक तलाक हो गई। इसके अलावा ये जो तलाक पत्र जरूर दिया जाना चाहिए आपसी तलाक के मामलों में 3 गवाहों की उपस्थिति में, जैसे विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत 3 गवाहों की उपस्थिति में विवाह होता है। उसी तरीके से तलाक में भी 3 गवाहों की उपस्थिति में तलाक पत्र हो और तलाक पत्र वो रजिस्ट्रार को सूचित कर दे और वो उसे तलाक मान लिया जाए। उसके लिए जो है वहां जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुरुषों को जो है उसके बाहर, कोर्ट के बाहर की तलाक की अनुमति होनी चाहिए, कारणों से बिना कारणों के नहीं, कारणों सही होनी चाहिए, लेकिन वो 3 अंतराल में, 3 मासिक धर्म के अंतराल में लगातार वो ऐसा करे, अपनी इच्छा व्यक्त करे और उसके बाद तलाकनामा लिखे और उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है जो समय लगता है तलाक में वो सारा समय जो है बच जाएगा। लेकिन अगर कोई दबाववश या कोई चुनौती देता है, कोई कारण नहीं है, तो उसे सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए और सक्षम न्यायालय को इसका फैसला 3 महीने के अंदर करना चाहिए। जो सक्षम न्यायालय जो फैमिली कोर्ट हो, अभी तक क्या होता है कि मैंने सूचना मांगी थी तो पता चला सैकड़ों की संख्या में जो है मामले लंबित है और कई सारे 5 और 7 से लंबित हैं। अब उसकी जवानी पूरी निकल जाती है, उसके बाद अगर उसे तलाक मिल भी जाती है तो करेगा, उसका कोई औचित्य नहीं बचता है और उस समय में बच्चों के भविष्य के लिए जो है बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती है। तो उस सबको बचाने के लिए ये जरूर